दुनिया भर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लोगों का विश्वास छीना, पूरी दुनिया का काम धंधा छीना। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोरोना ने हमें दिया क्या, कोरोना ने दिया है पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक, और इस सबक से पैदा होता है एक शब्द कोरोनॉमिक्स। कोरोना से पैदा हुई इकोनॉमिक्स। अब इस कोरोना काल की देन नई इकोनॉमिक्स में दुनिया कहां है और भारत कहां तक जा सकता है, यही है हमारा आज का विश्लेषण। सिलेंडर होता तो पापा बच जाते। आज कोरोना शब्द कहते ही ये तस्वीर सामने आती है। लेकिन एक तस्वीर ये भी है, कुछ दिन पहले के आज और कुछ दिन बाद के आज की इन दोनों तस्वीरों में जो फर्क आपको दिखाई दे रहा है उसकी वजह एक है, और वो वजह है कोरोनॉमिक्स। कोरोना से पैदा इकोनॉमिक्स। पिछले एक साल से जब से कोरोना विश्व पटल पर आया है, उसने दुनिया के हर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को चैलेंज किया है। यहां तक कि जर्मनी जैसे देश, जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्था का दुनिया लोहा मानती है, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी कोरोना ने घुटने पर ला दिया। इससे साबित होता है कि दुनिया के हर देश को कोरोना से लड़ने के लिए अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को नए सिरे से दुरुस्त करना होगा। इसी से जन्म ले रही है एक नई अर्थव्यवस्था, जिसका नाम है कोरोनॉमिक्स। कोरोनॉमिक्स का पहला पाठ। कोरोना से निपटने के लिए आज और भविष्य के जिन इंतजामों की जरूरत होगी वो बेहद बड़ी है। गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को एक आदर्श मानक तक पहुंचाने का पूरा गणित अपने आप में पूरा अर्थशास्त्र है। भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी निवेश की जरूरत रखता है। क्या है और क्या चाहिए? स्वास्थ्य बजट जीडीपी का 1.28%, प्रस्तावित बजट जीडीपी का 2.5%, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 1,657 रुपए, प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ाने की जरूरत 8%। भारत जैसी आबादी वाले देश को कोरोना ने जिस तरह से झकझोरा है, उससे बाहर निकलने का एक सीधा साधा वैश्विक अनुमान बताता है पूरी जीडीपी का 10%। इसे भारत पर लागू करें तो ये आंकड़ा सामने आता है। भारत की कुल जीडीपी 194 लाख करोड़ रुपए, भारत की कोरोनॉमिक्स 19.4 लाख करोड़ रुपए। कोरोना ने ये दिखाया है कि भारत नहीं, विश्व के जितने भी विकसित देश हैं उन सबके हेल्थ सिस्टम चरमराए थे। कोई भी कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, किसी का भी हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं निकला जो कोरोना जैसे क्राइसिस को हैंडल कर सके। एक समय था जब न्यूयॉर्क में इतने पेशेंट थे कि उनको न्यूयॉर्क वालों के हॉस्पिटल को ये पता नहीं था इन पेशेंट को कैसे रखा जाए, कैसे ट्रीट किया है। जर्मनी में भी ऐसे हुआ जिसे पता नहीं लगा इसके लिए। अब क्योंकि कोरोना क्राइसिस हो गया है, तो अब शायद हेल्थ सेक्टर में एक नई अवेकनिंग आएगी, एक नई अवेयरनेस आएगी। रिस्क मैनेजमेंट में जितने विकसित देश हैं, पर्टिकुलरली जिनके पास साधन है, उनको इसके अंदर निवेश बढ़ाना पड़ेगा। और निवेश बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसकी जब निवेश बढ़ेगा तो इकोनॉमी को प्रॉपर मिलेगा। तो ये मान के चलना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर में बहुत भारी डिमांड आएगी और उसमें बहुत भारी निवेश आएगा। जब निवेश आएगा तो ये चैलेंज है, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी इंडिया के लिए निकल कर आएगी। कोरोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट। भविष्य में कोरोना की मार से निपटने के लिए पूरे विश्व में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश होगा। तकनीकी इनोवेशंस और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का बाजार पैदा होगा। भारत इसमें कहां ठहरेगा, ये देखने के लिए इन आंकड़ों पर गौर करें। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र देश का 5वां रोजगार देने वाला। एक डॉक्टर से औसतन 6 रोजगार। देश को 3.6 लाख डॉक्टर और चाहिए, इससे 20 लाख से ज्यादा को रोजगार। नई मेडिसिन, नई इक्विपमेंट, नई टूल्स, सबकी डिमांड बढ़ेगी।
जब वो डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड के साथ नई नई चीजों का आविष्कार भी करना होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप करना होगा। आज की डेट में जो मेडिसिन हैं, क्योंकि अवेयरनेस आ गई, तो अब नई नई मेडिसिन की रिसर्च करना, नए फार्मूले निकालना, नए टूल्स निकालना, नए इक्विपमेंट निकालना जिससे टेस्टिंग हो सके। जैसे टेस्ट किट के बारे में बात कर लीजिए, वैक्सीनेशन के बारे में बात कर लीजिए। इसके अंदर बहुत सारी डिमांड आएगी और वर्किंग आएगी। अब सवाल ये आता है कि इसकी टेक्नोलॉजी कौन डेवलप करेगा, इसकी प्रोडक्शन कौन करेगा और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा। अभी तक तो जो आज की डेट में एक्सपीरियंस रहा है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में विकसित देश ही आगे रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, वहीं से टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा आई है। लेकिन क्योंकि भारत के साइंटिस्ट और भारत के डॉक्टर, और आज की डेट में क्योंकि भारत की अपनी जो सीक्वेंसिंग है और जो वर्किंग है, उसके बेसिस पे इंडिया भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बहुत बड़ी लीड ले सकता है। भारत में जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स, नर्स और सारे पैरामेडिक्स को मिलाकर और जितने की तत्काल निकट भविष्य में जरूरत है, उन्हें पूरा करने का अर्थशास्त्र कितना बड़ा होगा। डॉक्टर बनाने की इकोनॉमिक्स, एक डॉक्टर बनाने का खर्च 1 करोड़, 3.6 लाख डॉक्टर पर खर्च 3.6 लाख करोड़। देखिए, जब हेल्थ सेक्टर के अंदर निवेश बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट आएगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट में डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिक स्टाफ, इक्विपमेंट्स, मेडिसिन सभी की जरूरत पड़ेगी। सपोर्ट स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी भारत में। और आज उसके लिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, जब हॉस्पिटल खोलेंगे तो मेडिकल कॉलेज भी खोलने पड़ेंगे, क्योंकि कॉलेज खोलेंगे तो वहीं से डॉक्टर आएंगे। आपको नर्सिंग के लिए भी स्कूल्स खोलने पड़ेंगे ताकि वो नर्सिस की ट्रेनिंग हो सके। पैरामेडिक्स के लिए जो भी टेक्नीशियंस हैं उनके लिए करना पड़ेगा, पैथोलॉजिकल लैब के लिए करना पड़ेगा और रेडियोलॉजिस्ट के लिए करना पड़ेगा। तो वो सबकी डिमांड आएगी। मेरा ऐसा मानना है कि भारत का युवा वर्ग आज की डेट में डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियन, इन सब के लिए तैयार है। इसके लिए जो आएगा तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हो सकती है। कोरोनोमिक्स का तीसरा पार्ट डॉक्टरों की कमी को टेलीमेडिसिन दूर करेगा। अब जो सुविधाएं एप्स के जरिए मौजूद हैं, उसमें कॉमन सिम्टम्स वाले मरीजों की ज्यादा संख्या में प्रति डॉक्टर इलाज संभव है। इससे आने वाले वक्त में इस तरह की नो कॉन्टैक्ट हेल्थ सेक्टर भी बढ़ेगा। इस क्षेत्र में भारी तकनीकी प्रयोग और निवेश संभव है। इस क्षेत्र में कोरोना काल और उसके बाद भी भारी निवेश होगा। भारत में सक्रिय डॉक्टर 10,01,348 जनसंख्या पर एक प्रशिक्षित डॉक्टर। स्वास्थ्य सेवा में कुल रोजगार 50 लाख। 2025 तक कुल रोजगार 75 लाख। स्वास्थ्य सेक्टर का योगदान 20 लाख करोड़। कोरोना पीरियड में पर फोर्स लोगों को टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना पड़ा है। फिजिकल मीटिंग को वर्चुअल मीटिंग में कन्वर्ट हो गई है बहुत सारी, और ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में हेल्थ सिस्टम पर भी आएगी। पहले आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, अपनी सारी बातें बतानी पड़ती थी, वेट करना पड़ता था। अब टेली कंसल्टेशन का भी प्रोसेस आ गया है, ये स्ट्रीमलाइन होगा टेली कंसल्टेशन का। इसी तरह से टेली डायग्नोसिस का भी सिस्टम आ जाएगा कि आपको आपके जो अल्ट्रासाउंड है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपकी जो एक्सरेज है, वो जरूरी नहीं है कि आपको मशीन पर वहीं जाए, आप घर बैठ के भी ये आने वाली टेक्नोलॉजी आ सकती है। दूसरी बात, जो डाटा एनालिसिस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उससे भी डाटा एनालिसिस निकाला जा सकता है, डाटा माइनिंग से, कि भाई कौन सी बीमारी का कैसे इलाज किया जा सकता है। टेलीमेडिसिन की जा सकती है, वर्किंग की जा सकती है। कोरोनोमिक्स का चौथा पार्ट कोरोना के दौरान से लेकर निकट भविष्य में हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री बूम रहेगी। बाजार में नए हेल्थ गैजेट्स, नई नई वैक्सीन्स, नई इम्यून बूस्टर दवाओं और तकनीक में निवेश बढ़ेगा। वैसे तो भारत में वैक्सीन के मामले में इंफ्रा मजबूत है, लेकिन आने वाले वक्त में ये और ज्यादा प्रोडक्टिव बनेगा। रिसर्च सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और दवाइयों में भी भारत की भागीदारी रहेगी। ये भारत में बहुत बड़ा बाजार है जो कोरोना की वजह से पैदा हुआ है, और इसके लिए भारत को चाहिए 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश। देखिए, कोरोना काल में एक तरफ कोरोना लोगों को मार रहा है, घर से निकलना बंद कर रहा है, कमाई चौपट कर रहा है, और उसके ऊपर से महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आम आदमी करे तो क्या करे? आखिर जब देश में लॉकडाउन है, तब महंगाई क्यों बेलगाम है? देश में जब से कोरोना आया है, हर क्षेत्र में तबाही मचा रहा है। उसने पहले अपनी 2 लहरों में
देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल कर दिया। लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था का हाल बुरा हो गया और लगातार पिछले साल से अब तक देश में महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी देश की जनता ऐसी है जिसको कि जो फिक्स इनकम वाली नहीं है, जिसको कि डेली अर्नर है, उसकी इनकम कम हो गई है। दूसरा, कोरोना की वजह से हर परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्टेड है, तो उसका खर्चा मेडिकल के ऊपर बढ़ गया है। तीसरा, जो सामान उसकी डेली जरूरत की चीजें, उसमें महंगाई होने की वजह से उसका खर्चा वैसे और बढ़ गया है। तो ये ट्रिपल, वो मैं कहूंगा आज की डेट में जेपर्डी है एक आम आदमी के लिए। कोरोना पे खर्चा करना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, इनकम कम हो गई है कोरोना की वजह से, घर बैठ के लॉकडाउन होने की वजह से, और महंगाई हो गई। देश में महंगाई का आलम यह है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सबके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में खाद्य तेलों की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया है। लॉकडाउन में बेलगाम महंगाई, देश की थोक महंगाई दर 10.49%, देश की खुदरा महंगाई दर 4.29%। महंगाई दर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और खासकर पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसी से महंगाई दर भी उसी के हिसाब से बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत जब भी बढ़ती है तो ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई बढ़ जाती है और जबकि कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ रहा है, डीए नहीं बढ़ रहा है, तो उस हालत में उनके लिए घर चलाना मुश्किल होता है। इस वक्त तो जो बहुत भारी चल रही है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, 100 रुपये का भी डलवाने में अब डर लग रहा है, क्या करें। वरना पहले आराम से काम हो जाता था, अब बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। सरकार को सोचना चाहिए कि हम गरीबों का क्या करा जाए। आंकड़ों की बात करें तो देश में थोक महंगाई दर इस वक्त जिस ऊंचाई पर है, उसने पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये सब हुआ है पिछले साल के मार्च महीने से अब तक। आखिर कैसे पिछले 3 महीनों में हर तरफ महंगाई बढ़ी है, डालिए इन आंकड़ों पर नजर। 2021 महंगाई दर फरवरी 4.83%, मार्च 7.39%, अप्रैल 10.49%। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए खरीफ रणनीति 2021 का ऐलान किया है। इस रणनीति का लक्ष्य तिलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत के उतार चढ़ाव का असर भारत में खाद्य तेलों पर न पड़े। लेकिन इसके साथ ही सरकार को पेट्रोल और डीजल के कीमतों को लेकर भी दूरगामी रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि इनकी वजह से हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ती है। दूरगामी रणनीति से पहले तत्कालिक तौर पर भी सरकार को राहत देनी चाहिए। सरकार को सिर्फ इतना सोचना है कि जो टैक्सेस आपने पेट्रोल पे बढ़ाए थे जब पेट्रोल की प्राइसेस की कम हुई थी, तो उन टैक्सेस को वापस ले लिया जाए। ये जी ठीक है कि सरकार का बजट का जो आज की डेट में अनुमान है, उसके अंदर सरकार को भी चैलेंज आया हुआ है, लेकिन ये मान के चलना चाहिए पेट्रोल और डीजल आम आदमी को भी उतना प्रभावित करता है जो एक रिच आदमी को करता है। देश में कोरोना की त्रासदी है और इस बुरे वक्त में महंगाई की मार से बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि वो लॉकडाउन में बेलगाम महंगाई को डाउन करने की रणनीति तुरंत बनाए।